दिल्ली में दहशत का प्लान था, लेकिन इससे पहले ही इस दहशत के प्लान को नाकाम कर दिया गया। जगह तय थी, वक्त तय था और बस धमाके की तैयारी थी। लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली और भोपाल से पुलिस ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली को दहलाने की फिराक में थे ये। बताया जा रहा है कि दिवाली के मौके पर आतंकियों का धमाका करने का एक प्लान था, लेकिन उनके प्लान पर सुरक्षा एजेंसियों ने पानी फेर दिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली और मध्य प्रदेश से 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है और पूछताछ में इन आरोपियों से कई बड़े खुलासे हुए हैं। देश में एक बार फिर से सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। दिल्ली पुलिस ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। आतंकियों की गिरफ्तारी दिल्ली और मध्य प्रदेश से हुई है। स्पेशल सेल की एक टीम ने ISIS के 2 ऑपरेटिव्स को पकड़ा है, जो कि दिल्ली में हैवी फुटफॉल वाले एरियाज में लास्ट कैरी आउट करने का प्लान बना रहे थे। पुलिस के मुताबिक दीपावली पर दिल्ली में बड़े धमाके की प्लानिंग थी। आतंकियों की ओर से दिल्ली में रेकी भी की गई। आरोपियों से एक फोटो मिला जहां ब्लास्ट की प्लानिंग थी। घड़ी, लैपटॉप से IED बनाने का भी खुलासा हुआ है। ISIS का वो झंडा जिसका इस्तेमाल करके बैत ली गई थी, वो कपड़े जिनको पहन के बैत दी गई थी, प्लस इनके पास से इंक्रीमेंटिंग लैपटॉप में इंक्रीमेंटिंग डेटा है, पेन ड्राइव्स हैं और कुछ घड़ी वगैरह मिली है जिससे टाइमर बनाने की कोशिश में थे। डू इट योरसेल्फ टाइप का वीडियो इनके पास में है, उस तरह की चीज़ें इनके पास में है, जिससे ये एक IED बनाने के प्रोसेस में थे। पकड़े गए आतंकी को लेकर MP में अब सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में आतंकी और माफिया बढ़ रहे हैं। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि अपराधियों और आतंकियों को छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसे मामलों में लगातार एक्शन हो रहा है। इस तरीके से निरंतर मध्य प्रदेश में आतंकवाद की फैक्ट्रियां संचालित की जा रही हैं, ड्रग्स की फैक्ट्रियां संचालित की जा रही हैं और मध्य प्रदेश की सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। कार्रवाई करने के लिए कभी दिल्ली की ATS आती है, कभी गुजरात की ATS आती है। मध्य प्रदेश का गृह विभाग क्या कर रहा है? मध्य प्रदेश का गृह विभाग सो रहा है। जब किसी अन्य राज्य की पुलिस आके कार्रवाई कर जाती है तब जागते हैं और बताते हैं कि हम नजर रखे थे। मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो सिमी का अड्डा मध्य प्रदेश बन गया था और लगातार आतंकी गतिविधियां और आतंकियों की पनाहगाह कांग्रेस के संरक्षण में मध्य प्रदेश थी। और अब जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आतंकी गतिविधियों को जड़ से खत्म किया जाता है, जब भी कोई गतिविधि करता हुआ दिखाई देता है उस पर तत्काल कार्रवाई होती है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं जब आतंकियों को MP से पकड़ा गया हो। इससे पहले भी कई बार ऐसी कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन सवाल ये है, आखिर कितने आतंकी हैं जो मध्य प्रदेश में रहकर देश के खिलाफ साजिश रच रही हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो भोपाल से भी एक आतंकी पकड़ा गया और वो जहां रहता था वहां न्यूज़ 18 की टीम पहुंची। मौके से हमारी टीम ने पकड़े गए आतंकी के बारे में जानकारी जुटाई, पड़ोसियों से पूछताछ की और इस पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए। जो संवाददाता है शिवकांत, उन्होंने जाकर ये पूरी पड़ताल की है। उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली की स्पेशल टीम ने 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक दिल्ली से अरेस्ट हुआ है और दूसरा राजधानी भोपाल से उठाया है। आरोपी का नाम अदनान बताया जा रहा है, जो भोपाल में रहकर CA की तैयारी कर रहा था और ISI के संपर्क में था और फिदाइन की ट्रेनिंग भी ले रहा था। कई सारे व्हाट्सएप ग्रुपों में उसके जुड़े होने की और संदिग्ध सामान मिलने की जानकारी सामने आ रही है। ये करौंद इलाके का वही इलाका है जिस घर में अदनान अपने परिवार के साथ रहता था। पिछले 4 से 5 साल से यहाँ रेंट पे ये मकान ले रखा था इन्होंने, जिसमें उसके माता पिता और एक बहन के साथ वो रहता था। पड़ोसियों को यही मालूम था कि ये CA की तैयारी कर रहा है। 20-22 साल का एज बताई जा रही है। परिजन से जब बात की तो परिजन का ये कहना था कि धनतेरस के दिन 2-3 दिन पहले दिल्ली से एक टीम आई,
पूरे परिवार से बात की। बातचीत करने के बाद अदनान को अपने साथ लिया और लेके रवाना हो गए और ये कहा कि 2-3 दिन बाद पूछताछ के बाद अदनान को छोड़ दिया जाएगा। इनको परिवार को कुछ भी नहीं मालूम है कि आखिरकार उनका बेटा किस आरोप में उठाया गया है, कौन पुलिस वाले थे, क्या क्या चार्जेस लगाए गए हैं। और बेटे के बारे में ये कहना है परिजन का कि वो सीए की तैयारी कर रहा था। वो लोग कब से यहाँ रह रहे थे, कितना टाइम हो गया, उनको बातचीत होती थी उनकी कुछ? नहीं, हम लोग का तो कभी कभी 4-5 साल से कम यहाँ तो है नहीं बाबा। तो कितने मेंबर थे घर में? मतलब 2-4 है ना, एक भाई बहन और उसके मम्मी पापा। अच्छा, जो जिसको सुनने में आया है पुलिस ने उठाया है, उसकी क्या गतिविधि थी, आना जाना, लोगों का मिलना जुलना? तो बातचीत नहीं होती थी और मतलब उनसे पढ़ने वाला बच्चा था। हम लोग को तो कभी क्या एज रही होगी? एज कितना 20 21। मैम, बताया जा रहा है कि सीए की तैयारी कर रहा था। हाँ, सुनने में तो आया सीए का। अच्छा, लोगों को आना जाना था कुछ दोस्तों का? नहीं, मुझे नहीं पता ये सब। अभी उसको क्या हुआ नहीं, वो तो अभी पता चल रहा है। आप लोग आए तो, नहीं तो पता नहीं। ये रेंट पे है? ये जो मकान है रेंट पे लिया था उन्होंने? रेंट पे है पर शायद। क्या मध्य प्रदेश हट यानी हिज्ब उत तहरीर का गढ़ बनता जा रहा है? यह सवाल इस वजह से क्योंकि पिछले कुछ सालों से लगातार आतंकियों को यहां से पकड़ा जा रहा है। एनआईए ने कई आतंकी गिरफ्तार किए हैं जो हट से जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश में पुलिस, एटीएस और एनआईए, अगर दोनों के एक्शन को देखा जाए तो 2-3 साल में एमपी से कई आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। सितंबर में एक संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा जून का रिकॉर्ड देखा जाए, जून में भी एटीएस ने 2 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा था। मोहसिन आतंकियों के लिए फंड जुटाता था और मई 2023 में एमपी में एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की। इस बड़ी कार्रवाई में 11 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया था। 10 संदिग्ध भोपाल से, 1 छिंदवाड़ा से पकड़ा गया। भोपाल सेंट्रल जेल में अगर अभी की बात कर ली जाए, भोपाल सेंट्रल जेल में कई कुख्यात आतंकी बंद हैं। सिमी के 23, पीएफआई के 21 आतंकी जेल में बंद हैं। इसके अलावा एचयूटी के 17 हैं, जेएमबी और एसआई या आईसिस से जुड़े हुए 4 आतंकी भी इसी जेल में हैं। भोपाल का ऐशबाग इलाका आतंकियों का गढ़ है। बांग्लादेश से लेकर हट तक के आतंकी गिरफ्तार हुए। 2023 से लेकर 2025 तक के आंकड़े अगर देखा जाए तो कई बड़ी कार्रवाई हुई है और कई आतंकी पकड़े गए हैं। तो मध्य प्रदेश में दिवाली की रात कार्बाइड गन ने कई परिवारों की खुशियां ही छीन ली। एमपी के कई जिलों में लगातार मामले सामने आए हैं। अब तक 300 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। इनमें कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनके आंखों की रोशनी चली गई है। लगातार बढ़ रहे मामले को लेकर प्रशासन भी एक्टिव हो चुका है। ग्वालियर के बाद भोपाल समेत कई जिलों में कार्बाइड गन पर बैन लगा दिया गया है। तो उधर बैन लगने के बाद बिक्री करने पर एक्शन भी जारी है। भोपाल में पुलिस ने एक आरोपी को इसी मामले में गिरफ्तार भी किया है। और एमपी में कार्बाइड गन मामले को लेकर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बड़ा बयान भी दिया है। अस्पताल में घायलों से डिप्टी सीएम ने मुलाकात की। इस दौरान कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। उधर एमपी में कार्बाइड गन को लेकर सियासत गरमाई हुई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार घायलों से मिलने हमीदिया अस्पताल पहुंचे। इस दौरान सिंघार ने कहा कि सरकार को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। कार्बाइड गन को लेकर पहले भी शिकायतें की गई थीं, लेकिन सरकार ने तब उन्हें बैन नहीं किया। अगर पहले ही कर दिया होता तो ये नौबत नहीं आती। मध्य प्रदेश में दिवाली की रात कार्बाइड गन ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, विदिशा, सीहोर समेत कई जिलों में 300 से ज्यादा लोग घायल हैं। सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि घायलों में ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। 10 बच्चों की आंखों की रोशनी तक चली गई है। उधर कार्बाइड गन से घायलों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ग्वालियर में 17 और घायल सामने आए हैं। वहीं बढ़ते मामलों को लेकर शासन प्रशासन एक्शन मोड में है। ग्वालियर, भोपाल समेत कई जिलों में कार्बाइड गन पर बैन लगा दिया गया है।
भोपाल में पुलिस ने आरोपी मोहम्मद ताहा नाम के युवक को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 10 किलो कार्बाइड और 4 पाइप गन बरामद की है। इसमें एफआईआर की गई है। लगभग 100 के आसपास इसमें उस तरह की बंदूकें जब्त भी की गई है। इसमें विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत भी कार्रवाई की गई है और सभी को निर्देशित किया गया है कि इस तरह के किसी भी अनधिकृत तौर पर विस्फोटक सामग्री को बेचा जाना अवैध है और इस पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें। कार्बाइड गन से घायल हुए लोगों से डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने मुलाकात कर उनका हाल जाना। उधर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी घायलों से हमीदिया अस्पताल में मुलाकात की। उमंग सिंघार ने सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। आईसीएमआर ने भोपाल चैप्टर ने 2023 में ये जो कार्बाइड की जो गन थी इसको चेतावनी दी थी सरकार को कि इसको बंद किया जाए। सरकार ने 2023 से अभी तक क्यों नहीं बंद करी और नहीं बंद करने का नतीजा आज हमीदिया हॉस्पिटल में कई 100 बच्चे एडमिट हैं और इन बच्चों की स्थिति आप देख सकते हैं कि उनके भविष्य की बात है। उनके माँ बाप के चेहरों पर किस प्रकार से दुख है। लेकिन मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि इन पे कोई बर्डन ना आए, इन पे कोई कर्जा ना हो। कार्बाइड गन को लेकर एमपी प्रशासन पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब खबर भोपाल से है, जहां कार्बाइड गन से बच्चों के झुलसने के मामले में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा अभी तक 35 मामले सामने आए हैं। इन सभी का इलाज चल रहा है। कलेक्टर ने जानकारी दी है कि इस मामले में 6 एफआईआर भी दर्ज हुई हैं। दिवाली से पहले 55 कार्बाइड गन जब्त की गई थी। अभी भी लगातार कार्रवाई जारी है। जो है 6 एफआईआर अभी तक विस्फोटक अधिनियम के तहत हम लोगों ने करी हैं और अभी हम लोग एक ड्राइव चला रहे हैं जहां पे भी कैल्शियम कार्बाइड का अनऑथराइज्ड स्टॉक पाया जाएगा, कोई खरीदता बेचता पाया जाएगा तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सभी लोगों से हमारा निवेदन है कि इसका प्रयोग ना करें। पहली बार देखा गया है इस तरीके का उपयोग, तो उसको और हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट जहां ये कहीं बिक रहे हैं उनको भी लेटर लिख रहे हैं कि उसको तत्काल ब्लॉक किया जाए। और अब बात सियासत की। एमपी कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान एक बार फिर सुर्खियों में है। कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने कहा कि पार्टी के भीतर समन्वय की भारी कमी है। उन्होंने बयान उज्जैन में जिला अध्यक्ष और विधायक महेश परमार का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को नोटिस पर मिले जवाब के बाद दिया। राजेंद्र सिंह ने कहा कि जब पार्टी में समन्वय नहीं होता तो इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं। संगठन चलाने के लिए सभी को समन्वय बनाना पड़ता है। आपको बता दें कि पार्टी के अंदर गुटबाजी के मामले में 20 से ज्यादा नेताओं को अनुशासनहीनता का नोटिस जारी किया गया था। जी हाँ, समन्वय की कुछ कमी तो है। समन्वय की जो कमी है ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं। आप ठीक कह रहे हैं, आपसे सहमत हैं। कहीं कहीं इतना बड़ा संगठन है, इतने लोगों की नियुक्तियाँ हैं। अब राहुल जी ने खुद कहा था कि हम नियुक्तियाँ कर रहे हैं संगठन सृजन में, हो सकता 100% सही ना हो, लेकिन अगर 80-90% भी सही प्रतिशत सही हो गई तो ऐसे रूप लगाई और जहाँ गलत है तो। और अब खबर भिंड से, जहां पेशाब कांड पर दिन ब दिन मामला ये गर्म होता जा रहा है। भीम आर्मी के बाद सवर्ण समाज ने सुरपुरा थाने का घेराव किया और महापंचायत बुलाकर जाटव समाज से काम न करवाने का फैसला लिया। यानी खेती किसानी समेत कोई भी काम अब जाटव समाज के लोगों से नहीं करवाया जाएगा। उधर मामले में सियासत भी गरमाई है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने पीड़ित से वीडियो कॉल पर बात की और पूरी जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने जल्द एमपी आने की बात कही है। अब इस बात पर आखिर ये समाज के कौन से ठेकेदार हैं जो किसी वर्ग को समाज से अलग थलग करने के लिए पंचायत बुला रहे हैं? आखिर प्रशासन को ये सब दिख नहीं रहा है? पुलिस क्यों खामोश है? ऐसे लोगों पर आखिर कब कार्रवाई होगी? क्या प्रशासन आंख बंद कर ये सब देख रहा है या फिर प्रशासन देखना ही नहीं चाहता? इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह एक्टिव मोड में है। बीजेपी की जो नई कार्यकारिणी है एमपी बीजेपी की, इसमें शामिल कई नेताओं को बिहार चुनाव के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। तेजस्वी के गढ़ में प्रदेश महामंत्री बनाए गए गौरव रणदिवे प्रचार करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी के कई अन्य नेता बिहार के रण में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। गौरव रणदिवे ने नई जिम्मेदारी के लिए सीएम का आभार जताया।
सर्वप्रथम तो मैं हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे अपनी टीम में अपने साथ काम करने का अवसर दिया। हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का धन्यवाद करता हूं। संगठन के सभी वरिष्ठ नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। हम सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के माननीय हेमंत खंडेलवाल जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के विचारों को लेकर और हमारे सभी कार्यकर्ताओं के साथ कैसे नीचे तक पार्टी को और मजबूत कर सकें, संगठन में और नीचे तक लोगों से कैसे जुड़ सकें, इस योजना से लगेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव में अपने प्रचार अभियान का आगाज समस्तीपुर से किया। पीएम मोदी ने जनसभा संबोधित करते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें एक समृद्ध बिहार और एक मजबूत भारत बनाना है और इसके लिए आपके वोटों की बहुत अहमियत है। पीएम मोदी ने विपक्षी महागठबंधन पर इशारा साधते हुए कहा, यह लड़ाई मजबूत एनडीए और दूसरी ओर लठबंधन के बीच की है। महागठबंधन में अटक दल, भटक दल और पटक दल हैं। ये लोग पहले टिकट बेचते हैं और फिर भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। साथियों, आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी जी की पुण्यतिथि है। देश कभी नहीं भूल सकता कि किस तरह कांग्रेस के इस परिवार ने सीताराम केसरी जी का अपमान किया था। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि कांग्रेस दलितों, पिछड़ों के अधिकार छीनने के लिए क्या कुछ कर सकती है। इन लोगों के लिए सिर्फ अपना परिवार ही सबसे बड़ा है। और आपने टीवी पर भी देखा होगा, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे सीताराम केसरी। हमारे बिहार का गर्व थे सीताराम। अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए और अपना मोबाइल फोन निकालकर उसकी लाइट चालू कीजिए, उसकी लाइट जलाइए जरा सबके साथ। जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं। जिसके पास मोबाइल है, अच्छा आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? साथियों, पूरा देश आपको सुन रहा है, देख रहा है। बिहार को लालटेन और उसके साथी नहीं चाहिए। आरजेडी और कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये आपको मुझसे ज्यादा पता है। मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में ये जमानत पर चल रहे लोग हैं, जमानत पे। और जो जमानत पे है वो चोरी के मामले में जमानत पे है। त्योहारों के बाद अब सोने और चांदी की चमक थोड़ी फीकी पड़ती दिख रही है। दिवाली के हफ्तों में रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद अब गोल्ड और सिल्वर के दामों में तेज गिरावट दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोने की कीमत 1,23,700 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रही है। इसमें 404 रुपए प्रति ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। तो 1 किलो चांदी का भाव 1,47,459 रुपए प्रति किलो दर्ज किया गया है। इसमें 1,053 रुपए प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में भी दामों में और कमी आने की संभावना है। तो सोने और चांदी के दाम सस्ते हो रहे हैं। सबसे ज्यादा राहत तो मिली है सोने में। 24 कैरेट गोल्ड में
हालांकि जो सोने और चांदी के दाम है ये प्राइस करेक्शन के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। कई फैक्टर्स भी इसके हैं और जानकारों का ये कहना है कि जो निवेश के इरादे से सोने और चांदी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो थोड़ा थम कर चलें। बाकी जो खरीदते ही हैं, जिनके कल्चर में ये है, वो सोना चांदी खरीद सकते हैं। बिल्कुल, और जिनकी शादियां नजदीक है उनके लिए बहुत राहत भरी खबर है। 24 कैरेट सोने की कीमत 1,23,700 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रही है, जिसमें कि 404 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट है। और 1 किलो चांदी का भाव 1,47,459 रुपए प्रति किलो दर्ज किया गया है।